फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं सुबह का समय था। मैरिड शहर की गलियां रोज की तरह व्यस्त थीं। हर कोई अपनी दिनचर्या में खोया हुआ था। सेल्समैन सर्जियो फोन पर अपने ग्राहक को नए प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था। वहीं इजराइल, जो सड़कों पर सोता था, उसे पुलिस ने फिर से बाहर निकाल दिया था। ट्रिनी, जिसे जुए की लत थी, उसने किराने वाले से अपने खर्चे को उधारी में जोड़ने के लिए कहा और एलेना अपने दोस्त से फोन पर उस लड़के के बारे में बात कर रही थी जिससे वह ऑनलाइन मिली थी। तभी उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो उसने सोचा कि क्यों न किसी बार में जाकर कॉफ़ी पी जाए और वहीं फ़ोन चार्ज कर ले। वह एक बार में पहुंची और वहां के कर्मचारी सेटूर से पूछा कि क्या उसके पास चार्जर है। तभी उसके पीछे एक बीमार आदमी खांसते हुए अंदर आया और सीधे बाथरूम की ओर भागा। बार के मालिक अम्पारो को ये देख गुस्सा आ गया क्योंकि उसे नफरत थी जब लोग बिना कुछ खरीदे उसके बार के टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे। उसी वक्त इजराइल भी अंदर आ गया क्योंकि उसे पता था कि अम्पारो उसे मुफ्त में कुछ खाने को देगा। लेकिन उसकी ऊंची आवाज में बाइबल की बातें दोहराने की आदत ने वहां बैठे सभी लोगों को परेशान कर दिया। बार में बैठे लोगों में एक बीमार बैंक क्लर्क, एक स्ट्रीट क्लीनर और पूर्व पुलिसकर्मी एंड्रेस भी शामिल थे। लेकिन नाचो को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसने अपने हेडफोन लगाए हुए थे। तभी सर्जियो और ट्रिनी भी अंदर आए और ट्रिनी सीधे बार की स्लॉट मशीन की तरफ बढ़ गई जहां वह अपना सारा पैसा हारने के लिए तैयार थी। बैंक क्लर्क, जो नाश्ते का इंतजार कर रहा था, आखिरकार थककर बिना खाए जाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, अचानक उसे गोली मार दी जाती है। ये देख सड़कों पर मौजूद सभी लोग डरकर इधर उधर भाग जाते हैं और बार के अंदर बैठे लोग भी घबरा जाते हैं। हालांकि नाचो को यह समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसके हेडफोन लगे होने के कारण उसने गोली की आवाज़ नहीं सुनी थी। अब परेशानी ये थी कि बार के अंदर किसी का भी फ़ोन काम नहीं कर रहा था, यानी पुलिस को बुलाने का कोई तरीका नहीं था। इसी बीच स्ट्रीट क्लीनर ने बहादुरी दिखाई और मदद के लिए बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने बैंक क्लर्क की लाश की जांच करने की कोशिश की, उसे भी गोली मार दी गई। बार के अंदर खौफ का माहौल था, लेकिन इजराइल इस पर हंसने लगा और बाइबल से कुछ उद्धरण दोहराने लगा, जिससे बाकी सभी और ज़्यादा डर गए। इजराइल बार से जाना चाहता था क्योंकि उसे चर्च जाना था, लेकिन अम्पारो ने उसे और खाना देने और बाद में पुजारी से बात करने का वादा करके रोक लिया। इस बीच ट्रिनी धीरे धीरे रिमोट कंट्रोल तक पहुंची और टीवी चालू किया। लेकिन जैसे ही उसने चैनल बदलने शुरू किए, सभी को एक अजीब बात महसूस हुई। पूरे शहर के बीच 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन टीवी पर इसकी कोई खबर नहीं थी। ये बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। जब हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था, तभी ट्रिनी ने खिड़की से बाहर झांककर कुछ और भी चौंकाने वाली चीज़ देखी। शव गायब हो चुके थे। वहां खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। अब सवाल यह था कि अगर कोई लाश उठाने आया था तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। सब कुछ रहस्यमयी हो चुका था। हर कोई अब मदद के इंतजार में टीवी देखने या आपस में चर्चा करने लगा। तभी सेटूर ने कुछ अजीबोगरीब सिद्धांत बनाना शुरू कर दिया। क्या ये सब कोई सपना था? क्या उन्हें एलियंस ने उठा लिया था, या फिर यह सरकार की कोई खतरनाक साजिश थी? अम्पारो नाचो को थप्पड़ मारकर शांत कराती है, जिसके बाद सभी लोग हालात को समझने और तथ्यों पर चर्चा करने लगते हैं। एलेना को शक होता है कि शायद दोनों मारे गए लोग किसी तरह से जुड़े हुए थे, लेकिन एक स्ट्रीट क्लीनर और एक बैंक क्लर्क के बीच कोई संबंध होना मुश्किल लगता है। वहीं सर्जियो को यह एहसास होता है कि शायद ये कोई अपराधी नहीं है जो गोली चला रहा है, बल्कि खुद पुलिस है। हो सकता है पुलिस को सूचना मिली हो कि कोई खतरनाक अपराधी इस बार के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वह कौन है, इसलिए बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को वे गोली मार रहे हैं। अगर बार में कोई आतंकवादी छिपा हो जिसके पास बम हो, तो वे उसे बाहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसीलिए इलाके को खाली कराया गया है और पुलिस खुद अंदर नहीं आ रही है। जब सभी इस सिद्धांत पर चर्चा कर रहे होते हैं, तभी नाचो अचानक अपना बैग छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हरकत सभी को संदिग्ध लगती है और वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है। सर्जियो और एंड्रेस तुरंत नाचो को पकड़ लेते हैं, जबकि सेटूर उसका बैग उठाता है, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं करता। अम्पारो बैग छीन लेती है और खुद उसे खोलती है, जिसमें से कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। नाचो सफाई देता है कि यह सिर्फ उसके काम की फाइलें हैं, लेकिन किसी को उस पर भरोसा नहीं होता। इसी बीच जब इस पर और बहस शुरू हो जाती है, तो एलेना हार्ड डिस्क को उठाकर जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में उसे बार बार अपने पैरों से कुचलती है, जब तक कि वह पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाती। फिर वह बाकी सभी को ताने मारते हुए कहती है कि वे सब बेवकूफ़ सिद्धांतों में उलझे हुए बच्चे हैं। नाचो को इस बात पर गुस्सा आता है कि उसे सिर्फ उसकी दाढ़ी और शांत रहने के कारण संदेह की नज़रों से देखा गया। वह जवाबी हमला करते हुए सर्जियो की ओर इशारा करता है और उसके सूटकेस को संदिग्ध बताता है। ये सुनते ही अम्पारो झट से सूटकेस पकड़ लेती है, लेकिन सर्जियो घबरा जाता है और उसे वापस लेने की कोशिश करता है। इससे माहौल और गर्म हो जाता है और सेटूर झगड़े में कूद पड़ता है, लेकिन सर्जियो गुस्से में आकर उसे मार देता है। अब बार में पहले से ज़्यादा खौफ और अविश्वास फैल जाता है।
जिससे हर कोई घबरा जाता है। एंड्रेस तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेता है और सभी को शांत रहने के लिए कहता है। अचानक इजराइल इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर सूटकेस चुरा लेता है। वह बाइबल से कुछ पंक्तियां दोहराता है और फिर उत्सुकता से सूटकेस खोलता है। लेकिन सभी लोग हैरान रह जाते हैं जब अंदर से सिर्फ अधोवस्त्र निकलते हैं। ये वही प्रोडक्ट था जिसे सर्जियो बेचता है। इससे पहले कि वे इस पर और सोच पाते, बाथरूम से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और सभी को याद आता है कि वे बीमार आदमी के बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए एंड्रेस उसे खोलने के लिए अपनी बंदूक से गोली चलाता है। दरवाज़ा टूटते ही वे देखते हैं कि वह बीमार आदमी फर्श पर पड़ा है, खून उसके कानों से बह रहा है और उसके पास एक अजीब सिरिंज रखी हुई है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बाहर से एक और ज़ोरदार आवाज़ आती है। खिड़की से झांककर देखने पर वे देखते हैं कि एक ट्रक तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है, जिसमें नकाबपोश स्पेशल एजेंट सवार हैं। सभी लोग उनसे मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन वे उनकी चीख पुकार को अनदेखा कर देते हैं। इसके बजाय वे बार के बाहर टायरों का ढेर लगाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जिससे गहरा घना धुआं उठने लगता है। ये धुआं टीवी पर भी दिखता है और जब न्यूज़ एंकर इसे मैरिड के बीचों बीच लगी एक रहस्यमयी आग बताता है तो समूह को एहसास होता है कि यह सरकार द्वारा हत्याओं को छुपाने की कोशिश है। इसी बीच बीमार आदमी बहुत बुरी हालत में बाथरूम से बाहर आता है। वह कांपते हुए अपना फ़ोन गिरा देता है और कमज़ोर आवाज़ में कहता है, मुझे मत छूना, और फिर ज़मीन पर गिरकर दम तोड़ देता है। इस भयानक दृश्य से सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाचो कांपते हाथों से उसका फ़ोन उठाता है और उसमें मौजूद तस्वीरें देखने लगता है। इन तस्वीरों से खुलासा होता है कि यह आदमी सेना से जुड़ा था और अफ्रीका में काम कर चुका था। वहाँ उसकी कुछ तस्वीरें खतरनाक जैविक सुरक्षा सूट पहने लोगों के साथ थीं। अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। यह आदमी अपने साथ एक घातक बीमारी लेकर आया था। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि सरकार ने पूरे इलाके को इसीलिए खाली कराया और इसीलिए बार के अंदर मौजूद हर किसी को गोली मारने का आदेश दिया गया था, क्योंकि वे पहले ही संक्रमित हो चुके थे। अब इस कड़वे सच के साथ जीते हुए सभी मौत का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इजराइल, जो अब भी अपने विश्वास में डूबा था, बीमार आदमी को अंतिम संस्कार की प्रार्थना के लिए तैयार करने लगता है। वहीं एलेना और नाचो को एहसास होता है कि मृत आदमी के फ़ोन की बैटरी अब सिर्फ 10% बची है। उनके पास यह आखिरी मौका है कि वे किसी तरह बाहर की दुनिया से संपर्क करें। सिग्नल खोजने के लिए नाचो एक कुर्सी पर चढ़कर बार की छत के ऊंचे हिस्से तक पहुंचता है। काफ़ी मशक्कत के बाद उसे आखिरकार सिग्नल मिल जाता है और वह जल्दी से अपने एक सहकर्मी को फ़ोन मिलाता है। घबराई हुई आवाज़ में वह समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी टीवी पर दिखाया जा रहा है वह झूठ है। लेकिन तभी सेटूर को लगता है कि नाचो पर्याप्त जोर से मदद नहीं मांग रहा है। घबराहट और डर के कारण वह झपट्टा मारकर नाचो के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन सहकर्मी इसे मजाक समझकर कॉल काट देता है। बैटरी खत्म होने वाली होती है और नाचो गुस्से में लड़ने लगता है, जिससे कुर्सी टूट जाती है और वे गिर पड़ते हैं। इस धक्का मुक्की में ट्रिनी गलती से स्लॉट मशीन पर क्लिक कर देती है और जैकपॉट जीत जाती है, जिससे ढेर सारे सिक्के निकलते हैं जिन्हें इजराइल उठाने लगता है। एंड्रेस फ़ोन लेना चाहता है, लेकिन अम्पारो उसे रोकती है क्योंकि वह बीमार आदमी का था। वह चाहती है कि जिसने भी बीमार आदमी को छुआ है उससे सभी दूर रहें। डर के कारण एंड्रेस, सर्जियो और अम्पारो खुद को बाकी लोगों से अलग कर लेते हैं, जबकि एलेना इसे बेकार की सावधानी मानती है। एंड्रेस बंदूक निकालकर नाचो और बाकी लोगों को स्टोर रूम में भेज देता है ताकि वे बीमार आदमी का शरीर ले आएं। डर के मारे सभी स्टोर रूम में चले जाते हैं, जहां ट्रिनी को घबराहट होने लगती है और वह भागने की कोशिश में गलती से बोतलों से टकरा जाती है। नाचो को ज़मीन पर कोई तरल नहीं दिखता, जिससे उसे अंदाजा होता है कि वहां एक नाली हो सकती है। जब वे सामान हटाते हैं तो उन्हें सीवर का रास्ता दिखता है, जो ज़्यादा गहरा नहीं होता। इजराइल वहां से भागने की कोशिश करता है और खुद को चिकना बनाने के लिए तेल लगाकर नाले में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वह फंस जाता है। तभी ऊपर से गोलियों की आवाज़ आती है। कुछ लोग बार में घुसकर अम्पारो, एंड्रेस और सर्जियो को गोली मार देते हैं। अचानक बार में आग लगा दी जाती है और धुआं स्टोर रूम में भरने लगता है। दम घुटने से पहले एलेना, नाचो और सेटूर मिलकर इजराइल को बाहर निकालते हैं ताकि सीवर से हवा अंदर आ सके। ट्रिनी घबराहट में दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और उसके हाथ जल जाते हैं, जबकि आग और धुआं पूरे स्टोर रूम में फैलता जा रहा होता है। वे ट्रिनी के जले हुए हाथों पर तेल लगाकर टॉयलेट पेपर से लपेटते हैं जब तक कि दर्द कम न हो जाए। जब ऊपर से कोई और आवाज़ नहीं आती तो नाचो झाड़ू से दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि बार जलकर खाक हो चुका है, लेकिन शवों का कोई निशान नहीं है। दरवाजे पर सरकारी टेप लगा होता है, जिसका मतलब है कि वे बाहर से नहीं देख सकते कि अंदर क्या हो रहा है। समूह स्टोर रूम से बाहर आने का फैसला करता है और नाचो को एंड्रेस की बंदूक मिल जाती है, जिसे वह अपनी पैंट में छिपा लेता है, भले ही गर्म धातु उसकी त्वचा को जला देती है।
ट्रेनी बाहर जाकर मदद बुलाना चाहती है, लेकिन नाचो उसे रोकता है क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनमें से कोई भी बीमार महसूस नहीं कर रहा, जिससे नाचो को लगता है कि उन्हें बस कुछ दिनों तक छिपकर रहना होगा जब तक कि लोग इस घटना को भूल नहीं जाते। स्टोर रूम में खाने पीने का सामान काफ़ी है जिससे वे कुछ दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। अचानक एक फ़ोन की आवाज़ से सभी चौंक जाते हैं। ये बीमार आदमी का फ़ोन होता है जिस पर कई संदेश आ रहे होते हैं। एलेना उन संदेशों को देखती है और पाती है कि कोई उसका हालचाल जानना चाहता है। संदेशों से पता चलता है कि वह आदमी कई दिनों से बुखार से पीड़ित था और उसे पता था कि उसका पीछा किया जा रहा है। उसने किसी गुप्त प्रयोगशाला से एक प्रायोगिक सीरम चुराया था और उसे खुद पर इस्तेमाल करने के लिए बार में छिप गया था, लेकिन ये सीरम उस पर असर नहीं कर पाया। हालांकि ग्रुप के किसी भी सदस्य में अब तक कोई लक्षण नहीं दिखे हैं, जिससे यह उम्मीद बनती है कि शायद ये सीरम उनके लिए कारगर हो सकता है। तभी फ़ोन बजने लगता है। अब वह व्यक्ति जिसने मैसेज भेजे थे कॉल कर रहा है। नाचो असमंजस में पड़ जाता है क्योंकि यह एक जाल भी हो सकता है और वह ये तय करने में बहुत समय लगा देता है कि फ़ोन उठाना चाहिए या नहीं। सेटूर ऊपर चार्जर ढूंढने जाता है, तभी एलेना को याद आता है कि एक संदेश में 4 खुराक शेष लिखा था। वे तुरंत शव की तलाशी लेते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता, इसलिए बाथरूम की ओर भागते हैं। इज़राइल सबसे पहले पहुंचता है और सिरिंज वाला बॉक्स ढूंढ लेता है, जिससे उसे एहसास होता है कि अब उसके पास सब पर नियंत्रण है। 5 लोगों के लिए केवल 4 खुराकें हैं, इसलिए बिना समय गंवाए वह खुद को इंजेक्शन लगा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि बाकी उसे बाहर निकाल देंगे। नाचो गुस्से में बंदूक निकालता है लेकिन एलेना उसे फायरिंग से रोकती है। नाचो गुस्से में इज़राइल को पीटने लगता है, लेकिन इज़राइल पलटकर हमला करता है और बंदूक छीन लेता है। जब सेटूर सिरिंज वापस लेने की कोशिश करता है तो इज़राइल उसे गोली मार देता है और बॉक्स स्टोर रूम में गिर जाता है। ट्रिनी उसे उठाने दौड़ती है, लेकिन उसके बंधे हाथों के कारण वह गलती से उसे सीवर में गिरा देती है। अब केवल एलेना ही इतनी पतली है कि वहां से गुजर सके, इसलिए वह कपड़े उतारकर अपने शरीर पर तेल लगाती है और नीचे उतरती है। रास्ते में उसकी जांघें चोटिल हो जाती हैं, लेकिन वह सिरिंज का डिब्बा ढूंढ निकालती है। हालांकि वह उसे ऊपर भेजने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे यकीन है कि बाकी लोग इसे खुद इस्तेमाल कर लेंगे। वह उन्हें नीचे आने की चुनौती देती है, जिससे वे सीवर का रास्ता चौड़ा करने लगते हैं। एलेना सिरिंज को एक सुरंग में छिपा देती है और वापस लौटती है, लेकिन इस दौरान ट्रिनी गलती से बाकी सभी को पानी में गिरा देती है। सेटूर और ट्रिनी किसी तरह बाहर आ जाते हैं, लेकिन नाचो इज़राइल से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, जिससे पानी के अंदर लड़ाई होती है और कुछ गोलियां चल जाती हैं। जब नाचो सतह पर आता है तो वह कहता है कि इज़राइल ने गोली चलाई और वह पानी में डूब गया। बाकी लोग उसे मान लेते हैं, लेकिन एलेना अब इस हिंसा से तंग आ चुकी है। वह नाचो से बंदूक छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन नाचो सेटूर को मारने की धमकी देता है, जिससे एलेना को उन्हें सिरिंज के पास ले जाना पड़ता है। रास्ते में ट्रिनी इज़राइल का सिक्कों से भरा बैग गिराकर निशान बनाती है। एक अंधेरी सुरंग में पहुंचने पर ट्रिनी अचानक सेटूर को धक्का देकर डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन नाचो गोली चलाकर रोशनी करता है और उसे बचा लेता है। वे ट्रिनी को बंदूक की नोक पर लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन नाचो उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ट्रिनी कबूल करती है कि उसे अनदेखा किया जाना पसंद नहीं और वह खुद को खत्म करने का फैसला कर लेती है। जब बाकी तीनों सिरिंज ढूंढ रहे होते हैं तो अचानक सिक्कों की आवाज़ आती है और वे ट्रिनी की लाश देखते हैं, जिसकी आंखों पर सिक्के रखे होते हैं। यह एक जाल होता है। इज़राइल अचानक हमला करता है और सेटूर को मार देता है। एलेना और नाचो भागते हैं और एक सीढ़ी तक पहुंचते हैं। जैसे ही वे चढ़ने लगते हैं, एलेना गिर जाती है और उसकी सिरिंज छूट जाती है। नाचो इज़राइल से फंस जाता है, लेकिन वह आखिरी पल में एलेना को अपनी सिरिंज देकर खुद को सीढ़ियों से गिरा देता है, जिससे वह और इज़राइल दोनों मर जाते हैं। रोती हुई एलेना खुद को इंजेक्शन लगाकर मैनहोल के रास्ते बाहर निकल जाती है।